40 सालों में आसाम राइफल का किस प्रकार शोषण हुआ और किस प्रकार आसाम राइफल को खासकर जीडी के तकबे को हाशिए पर धकेला गया, जिसके देखते हुए आसाम राइफल आरएवा का जन्म हुआ और इस आरएवा के जन्म के साथ साथ कई नेताओं का भी जन्म हुआ और इसकी लड़ाई शुरू की गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जो वर्तमान डीजी महोदय हमारे आसाम राइफल के चीफ, उन्होंने सम्मान समारोह में परसों एक वक्तव्य दिया था, तो अब हमारे मन में ये उठ रहा है कि हम कितने बदकिस्मत थे जो ऐसे समय में 40 साल नौकरी करने के बाद पेंशन आई और एक नायक सूबेदार वहां का जो कैंप कमांडर था, वो हमारी पार्टी में सिर्फ चार सूबेदार मेजर थे। वो नायक सूबेदार कहता है कि साहब आप लोग ऐसा होंगे तो अपनी पलटन के होंगे, लेकिन यहां पर तो हमारे अंडर में है आप, और जो हम बोलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। चलो, हमारी किस्मत ऐसी थी और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हमारे किस्मत के अनुसार हमें मिला है। दोस्तों नमस्कार। अब आता हूं मैं मुद्दे पर। सबसे पहले मुद्दा उठाने से पहले मैं वर्तमान डीजी साहब, हमारे आसाम राइफल के चीफ एवं समस्त पेंशन ब्रांच, रिकॉर्ड ब्रांच, जितने भी अधिकारी महोदय हैं, अन्य सभी डीजीआर में बैठे अधिकारी महोदय और स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इतने अच्छे ढंग से अभी काम कर रहे हैं, हमारा एक फोन कॉल पर भी हमारा काम हो रहा है। इसके लिए खास करके डीजी साहब का ही हम धन्यवाद करेंगे। जो पिछले 40 साल में हमने झेला है वो सारा अब हमारे सामने आ गया है तस्वीर के, हमने अब हमें क्या मिलने वाला है। तो अब आता हूं मुद्दा। जब डीजी साहब देहरादून आए थे, बहुत सारे लोगों का इसमें कहना था कि आप लोगों ने ये पैंट क्यों नहीं दिए डीजी साहब को, इस बारे में आपने क्यों बात नहीं की। हमारी जब डीजी साहब से वार्ता हुई थी गेस्ट हाउस में, सबसे पहले मैंने यही पैंट रखा था कि सर, जो भी बुजुर्ग होता है, जो भी दादा होता है, उसकी दूरदृष्टि होती है, वो बहुत दूर तक देखता है। तो इसीलिए हम आसाम राइफल का भविष्य जो है अंधकार में देख रहे हैं, तो इसलिए हम आपको बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी लंबी अच्छे ढंग से बात करी। वो सब बातें हम इसमें बोल नहीं सकते हैं, पर उसके बाद आरएवा संगठन की तरफ से जब डीजी साहब जा रहे थे, डीजी साहब को और ब्रिगेडियर पर्स साहब को, दोनों को एक मेमोरेंडम दिया गया। उसमें हमारे एजेंडा पॉइंट क्या थे, इस संबंध में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारी खबर पहुंचाएं कि हमने क्या कर रहे हैं और क्या करना आगे बाकी हमारा है और हमारा एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो एजेंडा पॉइंट था, नंबर 1 पॉइंट था सेना मेडल की बहाली में हो रही देरी पर। तो इसमें हमको वही बताया गया कि बहुत जल्दी इसमें थोड़ा देरी हुई है और इस संबंध में बहुत जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि लागू हो गया और रिटर्न में आप लोगों को दिया जाएगा। दूसरा था हमारा, केरल की तर्ज पर आसाम राइफल पूर्व सैनिक एवं सेवारत सैनिकों को 2012 से पहले मिलने वाली सारी सुविधा जो उत्तराखंड में मिल रही थी, वो सुविधा फिर से बहाल होनी चाहिए। और इसी के लिए जो गवर्नर साहब को वहां पर बुलाया गया था और उसके अलावा हमारे आसाम राइफल चीफ जाकर के मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले थे और हम आशा करते हैं बहुत जल्दी ये हमारा जो समस्या थी, ये समस्या का समाधान हो जाएगा।
तीसरा पॉइंट था आसाम राइफल पूर्व सैनिक एवं सेवारत सैनिकों के आश्रितों के लिए भर्ती में छूट और हर प्रांत की जनसंख्या के हिसाब से उनको कोटा दिया जाए। जो आप लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं दोस्तों, डिपेंडेंट रैली होनी चाहिए। आपको डिपेंडेंट रैली से फायदा क्या होगा ये बताओ ना। पहले जो मुख्य मुद्दा है वो तो आप लोग ना समझते हैं और न उस मुद्दे को आप आगे लाना चाहते हैं। मुख्य मुद्दा है हमारे उत्तराखंड की टोटल 21,000 लोग यानी 21% जनसंख्या है, तो हमारे यहाँ की वैकेंसी सिर्फ 1% है। जब भी भर्ती खुलेगी तो एक आदमी हमारा भर्ती होगा टोटल उत्तराखंड का, तो उससे आपको क्या फायदा होगा। इसीलिए हमने ये पैड रखा था। तो हमारा 15,000 के लगभग जो है एक्स सर्विसमैन है और 6,000 के लगभग जो है ऑन सेवारत सैनिक हैं। इसलिए हमको इसके हिसाब से हमको वैकेंसी दी जाए। चौथा पॉइंट था हमारा आसाम राइफल पूर्व सैनिक जिनको डिसेबिलिटी पेंशन बोर्ड करने के लिए सीक्यूबी जाने में असमर्थ हैं या डिसेबिलिटी के कारण और या ज्यादा एज के कारण उनका किसी आर्मी हॉस्पिटल या अन्य पैरामिलिट्री हॉस्पिटल में यहीं पर इनका बोर्ड करवा के इनको पेंशन दी जाए। तो इसमें हमें आश्वासन मिला है कि एक हम ऑल इंडिया लेवल में अपने डॉक्टरों की एक टीम गठित कर रहे हैं जो घर घर जाकर के सारे ऑल इंडिया में और सभी जितने डिसेबिलिटी पेंशन वाले हैं या युद्ध में अपना अंग भंग कर चुके हैं या ज्यादा एज वाले हैं उनका घर में जाकर के उनका मेडिकल करवा के उनका बोर्ड किया जाएगा। और उसके अलावा पांचवा पॉइंट था हमारा देहरादून में डीजी सुशील कुमार साहब का एवं उत्तराखंड के समस्त शहीद सैनिकों का एक स्मारक बनाने जा रहे हैं, जिसका लिए हम सरकार से जमीन मांगी है और ये जमीन हमें मिलते ही इसमें हमारी मदद की जाए और ये मेरे ख्याल से इसमें हमें पक्का मदद मिलेगी इसके लिए। छठा पॉइंट था हमारा आसाम राइफल पूर्व सैनिक शहीदों के बच्चों के लिए आर्मी की स्कूल एवं सैनिक स्कूल एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में कोटा होना चाहिए। जैसे औरों का होता है आर्मी का, उसी प्रकार हमारा भी कोटा होना चाहिए। शहीद सैनिकों के आश्रितों के बच्चों के लिए पुनर्वास कोष एवं पुनर्वास निदेशालय या पुनर्वास बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये इस पर हमें कोई वो नहीं मिला है, शायद इसमें अभी बाद में मुझे फोन करके बताया गया था कि इस पर खबर दी जाएगी आपको। 2006 से पहले सेवा मुक्त सैनिकों की पेंशन 11,000 से लेकर कुल 17,000 के बीच है, इसमें पुनर्सोच विचार किया जाए। 9वां पॉइंट था 75 साल उम्र पार करने के बाद जो डीजीआर ओल्ड एज ग्रांट का 35,000 रुपया देता है वो 15 साल से कम सर्विस में जो पेंशन गया है उसको नहीं दिया जा रहा है और कृपया इस पर सोच विचार करके उन्हें भी दिया जाए। 10वां नंबर पॉइंट था हमारा सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर शहीद सैनिकों के आश्रितों की सुविधा और डीजी के तौर पर डीजी हेल्पलाइन का पुनर्गठन किया जाए ताकि उसमें हम अपनी समस्या बता सकें। 11वां पॉइंट था 1984 के बाद सेवारत सैनिक एनपीएस के तहत आते हैं और उनको ओपीएस लागू करने से ठीक है। अब 12वां पॉइंट था हमारा चौथे वेतन आयोग के बाद हटाए गए सभी रैंक पुनः बहाल करने से ठीक था। 13वां था सूबेदार मेजर से आगे के रैंक बंद होने के कारण प्रमोशन में बहुत ज्यादा देरी हो रही है, इसलिए सभी रैंकों को बहाल करने से ठीक था। 2003 की 14वां पॉइंट था 2003 की रिवाइज फी के बाद जो प्रमोशन में विसंगतियां आई हैं उनको दूर करके उस हिसाब से प्रमोशन लागू करने से ठीक था। 15वां पॉइंट था आसाम राइफल में वारंट ऑफिसर एक ऐसा रैंक बना दिया है जिनको न बंद कर सकते हैं और न उसकी सुविधा उनको दिया जा सकता है, इसलिए उनको रैंक के हिसाब से सुविधा देने से ठीक है। और जो ये नंबर 16वां पॉइंट था ये एनसीओज को अंडर ऑफिसर और जेसीओज को सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहा गया है, ये नाम बदली नहीं करने से ठीक था। लेकिन इसमें डीजी साहब ने वहीं पर बता दिया था कि ये तो आर्मी में भी है और सो ये जो आर्मी में भी ये रैंक हैं
और इनको आर्मी में भी लागू है, तो इसको बनाने में न किसी को तकलीफ होनी चाहिए न तकलीफ हो सकती है। 17वां पॉइंट था डीजी हेडक्वार्टर दिल्ली लाने से ठीक है। अगर 18वां पॉइंट था डीजीआर हेडक्वार्टर दिल्ली न आ सके, इसमें अगर कोई बाधा अड़चन आती है, एडीसी हेडक्वार्टर कार्यालय एवं पेंशन ब्रांच और रेगोट ब्रांच को दिल्ली में पुनः स्थापित किया जाए। ये हमारे जो एजेंडा पॉइंट थे ये थे। इसमें से कुछ पॉइंट तो जो डीजी साहब ने उधर ही हमको बता दिया था, लेकिन जाते समय उन्होंने जब ये मेमोरेंडम हमने उनको दिया था उस टाइम में हमें बताया है कि इसको पुनः विचार करके सोच विचार करके इसका जवाब आपको दिया जाएगा। पक्का इसमें हमें विश्वास है कि ये जवाब हमको मिलेगा। दोस्तों, इस पर 100% तो हम कह नहीं सकते हैं, 100% कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ जितने हमने इसमें सुधार के लिए उनको अनुरोध किया है, वर्तमान डीजी साहब को इसमें पक्का पुनर्विचार होगा। जिस प्रकार अभी उनकी कार्यशैली चल रही है, मैंने शुरू में ही दुख व्यक्त कर दिया हूं कि हम ऐसे अभागे थे जो कि कोई पेंशन जा रहा है नहीं जा रहा है कोई पता नहीं चलता था। मैं जब वहां पर हम पेंशन के लिए जाते थे, खुद वहां पर एक सिक्योरिटी कोर्स चलाया जाता था। मैंने खुद सिक्योरिटी कोर्स किया, लेकिन वो जो कैंप कमांडर एक नायक सूबेदार साहब थे, उनको सिर्फ इतना कहा था मैंने कि साहब आप ज्यादा टोका टाकी मत कीजिए, तो आप अपना काम कीजिए, हम खुद समझदार हैं इसके लिए। तो उन्होंने मेरा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट तक नहीं भेजा, सभी को सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दिया। तो उसके बाद मैंने कई बार उन्हें फोन भी करा, बोला साहब नहीं मिल सकता है आपको, तो ठीक है कोई बात नहीं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला, अन्य चीज नहीं मिला, देर होती है अंधेर नहीं होता है। अब तो कोई देवदूत आसाम राइफल की समस्या सुलझाने के लिए खुद कह रहे हैं। यहां पर बैठक में खुद डीजी साहब ने कहा था आप मेरे पास आइए ना, मैं आपकी समस्या सुलझाता हूं। सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे स्टाफ को, डीजीआर में जो अभी स्टाफ हैं, ऑफिसर में अधिकारी महोदय हैं और अन्य स्टाफ हैं, सभी को एक बार फिर धन्यवाद। दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, जन जन तक ये हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। ज़्यादा न कहकर धन्यवाद। जय हिंद, जय आसाम राइफल, जय आर्यवा।